Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और आज हम जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे। इसमें ये होता है कि बच्चे को डिफ़िकल्टी जो है ना वो हो सकती है, ठीक है, लर्निंग में या डिफरेंट डोमेन्स लाइक एकेडमिक स्किल में, ठीक है। डिसेबिलिटी जो है वो एक एरिया में हो सकती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रीडिंग है, राइटिंग, एक्सप्रेशन है और मैथ्स है, ठीक है। परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी जो है ना उस बच्चे को एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ तक, अगर इन तीनों में से किसी एक में भी अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो फिर हम जो है वो उस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वह डायग्नोस करेंगे। ये डिसऑर्डर बेसिकली स्कूल एज के बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, डायग्नोस किया जाता है। क्राइटेरिया ए है डिफ़िकल्टीज़ learning and using academic skills as indicated by the presence of at least one of the following symptoms that have persisted for at least 6 months। बच्चे को जो है वो एकेडमिक प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। बच्चे की जो है वो एकेडमिक स्किल्स में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी। जो बच्चे की लर्निंग है, ठीक है, एकेडमिक स्किल्स मींस के लर्निंग से रिलेटेड, लर्निंग के बच्चा जो है वो स्कूल में है और बच्चे को जो है वो रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एकेडमिक स्किल्स में जो ये 6 पॉइंट हैं, ठीक है, जिसमें से जो है वो 1 जो है वो 6 मंथ तक जो है परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी आ रही होगी बच्चे को, तो फिर हम जो है उस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करते हैं। क्राइटेरिया ए का जो फर्स्ट पॉइंट है, इनएक्यूरेट और स्लो एंड इफ़ेक्टफुल वर्ड रीडिंग। बच्चा जो है वो वर्ड्स को रीड नहीं कर सकता, रीडिंग बहुत स्लो होती है इन बच्चों की, और ये जो है वो इनएक्यूरेट और गलत जो है वो रीडिंग कर रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करते हैं कि वो सही से रीड कर सकें। जो सेकंड पॉइंट है, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ रीड। अंडरस्टैंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही होती है, बच्चा जो रीड कर रहा होता है उसको जो है उसके मीनिंग का नहीं पता, उसको उसके कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता कि वो बच्चा जो है वो क्या पढ़ रहा है। थर्ड जो है क्राइटेरिया ए का जो थर्ड पॉइंट है, डिफ़िकल्टी विद स्पेलिंग। स्पेलिंग प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी हो रही होती है बच्चे को। डिफ़िकल्टीज़ विद रिटन एक्सप्रेशन। रिटन एक्सप्रेशन में जो है वो बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, बच्चा जो है वो लिख नहीं सकता। 5 पॉइंट है, डिफ़िकल्टीज़ मास्टरिंग नंबर सेंस, नंबर फैक्ट और कैलकुलेशन। ये बच्चे जो हैं ये वर्ड से सेंस नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, ये बच्चे जो हैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही होती है, ठीक है, इनकी पुअर अंडरस्टैंडिंग होती है नंबर से, ठीक है। 6 पॉइंट है, डिफ़िकल्टीज़ विद मैथमेटिकल रीजनिंग। इन बच्चों को जो है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन में जो है वो डिफ़िकल्टी जो है वो आ रही होती है। मैथ्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, लाइक माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और एट्सेट्रा। बच्चों को स्कूल टाइम में जो है वो लर्निंग प्रोसेस में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो हो रही होती हैं। Criteria B had the effective academic skills are substantially and quantifiably below those expected for the individual's chronological age and cause significant interference with academic or occupational performance or with activity of daily living as conferred by individually administered standardized achievement measures and comprehensive clinical assessment। क्राइटेरिया बी में ये बात की हुई है कि क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो उस बच्चे की, ठीक है, वो उसकी मेंटल एज के मुताबिक होनी चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 साल की उम्र का बच्चा है, अगर उससे हम जो है वो रीडिंग राइटिंग का प्रोसेस करवाएं तो ज़ाहिर सी बात है वो बच्चा तो नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम 5 और 6 एज के बच्चे को लें तो वो डेफ़िनेटली वो इजीली कर सकता है, ठीक है। 6 इयर्स के बच्चे को जो है वो इन्वायरमेंट अच्छा मिला है, ठीक है। उसकी स्कूलिंग से रिलेटेड एकेडमिक से रिलेटेड जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा जो है वो रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उस बच्चे को जो है वो फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही हैं और एकेडमिक स्किल्स उसकी इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो फिर जो है हम उस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। इसमें जो है ना हम लोग जो हैं बच्चों के ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट जो है वो करते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट भी की जाती है ये देखने के लिए कि वाकई में बच्चों को जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा क्राइटेरिया बी में ये बात की हुई है कि फॉर इंडिविजुअल एज 17 ईयर्स एंड ओल्डर अ डॉक्यूमेंट हिस्ट्री ऑफ impairing learning difficulties may be substituted for standardized assessment। अगर 17 ईयर्स से कोई बड़ा बच्चा है तो उस बच्चे की जो इम्पेयरमेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको उस बच्चे की हिस्ट्री को जो है वो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। Criteria C had the learning difficulties being during school age years but may not become fully manifest until the demand for those affected academic skills exceeded the individual's limit capacity। क्राइटेरिया सी में बेसिकली ये बात की हुई है कि बच्चों को अंदर जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, वो स्कूल एज में ही नज़र आना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और कंप्लीट नज़र आना उस टाइम पे स्टार्ट होती हैं जब बच्चे की एकेडमिक डिमांड्स ज़्यादा हो जाती हैं। वो बच्चे की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी से जो जब वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई लेंथी राइटिंग करनी है बच्चे ने या कोई टाइम टेस्ट करना है और कोई डेडलाइन है, ठीक है, टास्क की या कोई असेसमेंट की असाइनमेंट की जिसको जो है वो उसके अंदर जो है वो कंप्लीट करना है और ये बच्चा नहीं कर पाता तो इसको प्रॉब्लम होती है। कोई भी डिफ़िकल्ट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, और कोई भी मतलब डेडलाइन मिली हुई है, ठीक है, असाइनमेंट टास्क की असेसमेंट की जो उस बच्चे को कंप्लीट करनी है उस डेडलाइन के अंदर और वो बच्चा नहीं कर पाता तो ये प्रॉब्लम तब बच्चे के अंदर जो है वो दिखने में नज़र आती हैं। क्राइटेरिया डी में बेसिकली ये बात की हुई है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं कभी कभी जो है वो ये बच्चे भी जो हैं वो इन चीज़ों में जो है वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते तो फिर ये बच्चे जो हैं ये भी फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये बच्चे जो हैं वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार है, नहीं। ये बच्चे जो हैं ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं। इन बच्चों में जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इनमें डिफरेंस यही है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में जो है वो सिर्फ एकेडमिक स्किल्स और स्कूल से रिलेटेड जो है वो बच्चों को डिफ़िकल्टी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो है वो इन बच्चों के सारे एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी होती है। इसमें जो है वो 3 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में डेफिसिट है और इनकी जो एडॉप्टिव फंक्शनिंग में डेफिसिट है, अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में डेफिसिट है, ठीक है। मल्टीपल एरियाज़ में जो है ना इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रीजनिंग में, लर्निंग में, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में एट्सेट्रा। जब हम बच्चों को लर्निंग डिसऑर्डर डायग्नोज कर रहे होंगे तो हमें ये लाज़मी ध्यान में रखना है कि ये लर्निंग डिसऑर्डर जो है वह किसी और प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में जो है वो हो, बच्चे को जो है वो उसकी सेंसरी और ऑडिटरी में प्रॉब्लम ना हो, कोई मेंटल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, उस बच्चे को जो है वो शायद सही गाइडेंस ना मिल रही हो, टीचर अच्छे ना हों, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से भी जो है वो स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर जो हो सकता है। फैमिली में अगर किसी को लर्निंग डिसऑर्डर है, तो कोई हिस्ट्री है, तो फिर बच्चे को जो है वो स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। कोई फ़िज़िकल ट्रॉमा, अर्ली चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ हो जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा हो। फ़िज़िकल ट्रॉमा लाइक कोई हेड इंजरी हुई हो और नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हो, तो भी जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है हो सकता है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है, ठीक है, या ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है।